हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस हैंडआउट की सीरीज में बेटा आज हम पहुंच चुके हैं हमारी राइटिंग स्किल्स पे। अभी तक हमने फ्लेमिंगो बुक को कंप्लीट कर लिया, हमने विस्तास को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने रीडिंग सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आए हुए हैं और केस बेस्ड जो पैसेज होते हैं वो किस तरीके से आंसर किए जाते हैं। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स को। आपको पता है टोटल राइटिंग से जो राइटिंग स्किल्स है उसके 6 टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, पर उनमें से 2 टॉपिक्स हैं जिनको हम आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे और फिर उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जितने भी ये क्वेश्चंस रहेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे, यानी 5 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं राइटिंग स्किल्स के अंदर जितने भी टॉपिक प्रेजेंट है उन सबके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो देयर आर 36 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 36 क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं, जिसका सॉल्विंग टाइम अगर हम देखें तो 60 मिनट्स का रहेगा, और अगर आप उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं तो लगभग आपको 80 मिनट्स का समय लगेगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारी क्लास 12th इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के अंदर। क्लास 12th राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो टॉपिक हमें देखने को मिलता है वो है लेटर टू एडिटर, वेरी फेमस वन, लेटर टू एडिटर। ठीक है, ये टॉपिक देखने को मिलता है। सेकंड जो टॉपिक है वो है जॉब एप्लीकेशन। दोनों ही टॉपिक चॉइस में आते हैं, दोनों में से आपको कोई भी एक आंसर जो है वो करना होता है, राइट। उसके बाद थर्ड टॉपिक होता है नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में करना होता है। अब मैं अगर आगे बात करूं, आर्टिकल राइटिंग आती है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में भी क्या है, आर्टिकल राइटिंग और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस रहती है, आप कोई सा भी एक जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में अगर मैं बात करूं 6th टॉपिक की, तो वो होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। ठीक है, तो इनविटेशन और रिप्लाई दोनों में ही यहाँ पे चॉइस रहती है, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो ये 6 टॉपिक्स हैं राइटिंग स्किल के अंदर जो हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा वेटेज होल्ड करते हैं। लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन अकेले ही 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद नोटिस राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तो बहुत अच्छा खासा जो वेटेज है राइटिंग स्किल का एग्जाम के अंदर होता है। तो अगर हम राइटिंग स्किल को छोड़ के जाने की गलती कर रहे हैं ना तो वो एक बहुत ड्रास्टिक मिस्टेक हो जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जब इतनी सारी बुक्स कवर कर लिए, इतने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लीविंग दीज टॉपिक्स। कोई भी पॉइंट नहीं बचता है कि आप इन टॉपिक्स को आप क्या करो, छोड़ के चले जाओ। बहुत बहुत ज्यादा इजी भी है और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको मार्क्स भी दिलवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो है फॉर्मेट। तो जब भी हम अभी आगे पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे बेटा कि जितने भी हैं, चाहे हम लेटर टू एडिटर की बात करें, जॉब एप्लीकेशन की बात करें या किसी की भी बात करें, सब में एक चीज बड़ी कॉमन है, अगर आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से आता है तो आप आराम से एग्जाम में उसको आंसर करके चले आएंगे और हाई चांसेस हैं कि आपको जो फुल मार्क्स है वो मिलेंगे अगर आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करी है। तो जिसमें से 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन, जिनके बीच में चॉइस रहती है, इन दोनों ही टॉपिक्स को हम आज की क्लास के अंदर करेंगे और देखेंगे कि अगर एग्जाम में दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं और चॉइस आ रही है इसमें से, तो हम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए जो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लेटर टू एडिटर। तो एडिटर कौन होता है बेटा, आइडिया बताओ जरा। जो एडिटर है वो कौन होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर काफी सारे जो एडिटर्स होते हैं वो काम करते हैं, जिनका काम होता है अलग अलग आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करना। ठीक है, तो अगर कोई सोशल इशू होता है समाज के अंदर या किसी भी प्रकार का हमें अवेयरनेस रेज करनी होती है तो उसके रिगार्डिंग कई बारी जो लेटर टू एडिटर है वो लिखा जाता है। और इसका जो क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं ध्यान से। इसके अंदर हमें समझना होता है कि टॉपिक क्या दिया गया है और उसके बेसिस पे ही हमें लेटर टू एडिटर लिखना होता है। जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो हम पर्सनली किसी को लेटर नहीं लिख रहे हैं, हम इस तरीके से लेटर लिख रहे हैं कि वो लेटर आर्टिकल की तरह जाकर प्रिंट होगा।
ठीक है। और वो लेटर एक तरीके से पहुंचेगा लेटर टू एडिटर के पास, यानी एडिटर के पास वो लेटर जो है वो पहुंचेगा, और फिर उस पे उसको क्या करना है, उसको एक आर्टिकल पब्लिश करना है। तो कॉमन वे में हमें हमेशा इस टाइप के लेटर्स लिखने होते हैं, ये फॉर्मल लेटर राइटिंग का पार्ट होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है। यू आर प्रणब चौहान रिसाइडिंग एट 13A गोल बाजार जैसलमेर। एड्रेस दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा सेंडर्स एड्रेस। ऊपर जो दिया गया है ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है बच्चों। उसके बाद राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशन टुडे। अब आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर है उसका नाम दे रखा है यहाँ पे, कई कई बार क्या होता है लिखा होता है नेशनल डेली, तो वहां पे न्यूज़पेपर का नाम नहीं गिवन है, आपको खुद से लिखना है। जब यहाँ पे ऐसे नाम दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यही नाम मेंशन करेंगे। हाईलाइटिंग द नीड टू असेस स्पोर्ट्स टैलेंट एट अ यंग एज बाय स्पोर्ट्स टीचर्स एंड कोचेस टू एंश्योर दैट टैलेंट डजंट गो अनरिकॉग्नाइज। तो आपको बताना है यहाँ पे, हाईलाइट करना है किस चीज के बारे में, कि स्पोर्ट का जो टैलेंट होता है, जो यंग एज में बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, और टीचर्स और जो कोचेस होते हैं अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो ये चीज सही नहीं है, उनको करना चाहिए सपोर्ट, बिकॉज ये भी एक तरीके का टैलेंट है और इसको हमें अनरिकॉग्नाइज नहीं रखना चाहिए। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग योर स्पोर्ट्स पर्सन टू क्रिएट अ लार्जर पूल ऑफ टैलेंटेड एथलीट्स फॉर फ्यूचर। तो आपको क्या करना है, आपको लोगों को ऐसा इस बात के लिए प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है कि बहुत अच्छी बात है अगर कोई स्पोर्ट पर्सन बनना चाह रहा है या स्पोर्ट्स में आना चाह रहा है। तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एथलीट्स प्रेजेंट हैं जो फ्यूचर में आने वाले टाइम पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो लाइफ में और आगे बढ़े इस करियर में, इस फील्ड में। तो आपको लेटर लिखना है यहाँ पे, और अपने आइडियाज को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साथ में क्यू भी दिया गया है, ये क्यू बॉक्स जो है जिसके अंदर बताया है कि आप इन पॉइंट्स को लेटर राइटिंग के दौरान मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है हमें, स्पॉटिंग नेचुरल एबिलिटीज ड्यूरिंग फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी स्टार्टिंग के सालों में बच्चे की जो इंटरेस्ट है, मतलब जो बच्चे की अंदर की जो कुछ ना कुछ छुपी हुई कला है उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किस फील्ड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, अगर हम उसमें ही उसको धीरे धीरे ग्रूम करना शुरू कर देंगे तो एक बेटर परफेक्ट पर्सन वो अपनी फील्ड में जाकर आगे निकलेगा। बिल्डिंग फाउंडेशनल स्किल्स, जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, वो हमें अर्ली मतलब बिल्कुल जल्द से जल्द उनको सिखानी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, और जितना ज्यादा जल्दी सिखाएंगे उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस वहां पे उस इंसान को मिलेगी। इंस्टिलिंग डिसिप्लिन, उस इंसान के अंदर हमें डिसिप्लिन लेकर आना है, उसको सिखाना है कि टीम वर्क करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में समझाना एक यंग एज से। क्रिएटिंग अ लार्जर पूल ऑफ स्किल्ड एथलीट्स फॉर फ्यूचर, तो एक ऐसा पूल हमें क्रिएट करना है, मतलब एक इस तरीके का ग्रुप हमें क्रिएट करना है जिसमें बहुत सारे स्किल्ड एथलीट्स हों जो फ्यूचर में हमारे देश का नाम रोशन करे और हमारे सोसाइटी का जो नाम है वो रोशन करे। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट कल्चर, एक अच्छा स्पोर्ट कल्चर बिल्ड करने की बात करनी है, और नेशनल प्राइड से कैसे ये चीज जुड़ी हुई है ये भी बताना है। आपको पता है ओलंपिक्स होता है, कितना ज्यादा अच्छा लगता है देखकर कि जो हमारी कंट्री है वो इतने सारे मेडल्स जो है वो लेकर आ रही है, ठीक है, और उसके पीछे किसकी मेहनत है, उन एथलीट्स की मेहनत है जो दिन रात लगे रहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जरा आंसर को लिखना। सबसे पहले ऊपर जो हमें सेंडर्स एड्रेस गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, 13A गोल बाजार, ये वाला एड्रेस ऊपर लिखा जाता है, सिटी या फिर जो भी है उसका नेम हम नीचे वाली लाइन में लिखते हैं जैसलमेर। एक लाइन का गैप देने के बाद आपको इस प्रकार से डेट मेंशन करनी है, 9 अक्टूबर 2025, कोई सी भी डेट आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद एक लाइन का और गैप देना है और लिखना है द एडिटर द नेशन टुडे न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से आपने मेंशन कर दिया। अब सब्जेक्ट भी तो बताओगे ना किस चीज के लिए लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है, नीड टू आइडेंटिफाई एंड ग्रूम स्पोर्ट्स टैलेंट एट अ यंग एज, मतलब हमें पहचानने की जरूरत है स्पोर्ट्स टैलेंट को यंग एज में, कम से कम उम्र में हम बच्चों के टैलेंट को पहचाने। अब यहाँ से शुरू होता है मेन जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है, वो सर या मैडम लिखने के बाद ये वाली जो लाइंस होती हैं वो फिक्स होती हैं। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हो तो आपको स्टार्टिंग के लिए फिर नहीं रहता है कि स्टार्टिंग में मैं कैसे स्टार्ट करूंगी या क्या लिखूंगी या क्या लिखूंगा, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग स्पोर्ट्स टैलेंट एट अ यंग एज। इंडिया हैज immense sporting potential, yet many talented children remain unnoticed due to the absence of systematic identification. Sports teachers and coaches must be trained to spot natural abilities in formative years. This will help in building foundational skills early, ensuring long-term success in various sports. तो क्या बोला गया है भाई,
यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो राइटर है उसने बोल दिया है कि आपके इस न्यूज़पेपर के जरिए मैं लोगों की अटेंशन लेकर आना चाहता हूँ किस चीज के प्रति, इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ से आपका सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है, जो सब्जेक्ट आपने मेंशन किया था एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख देते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग स्पोर्ट्स टैलेंट एट अ यंग एज, कि यंग एज के अंदर जो स्पोर्ट टैलेंट है उसका कैसे पता लगाए। इंडिया हैज इमेंस स्पोर्टिंग पोटेंशियल, इंडिया के अंदर काफी पोटेंशियल कि हम स्पोर्ट्स में आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड चिल्ड्रन हैं जो कि अननोटिस रह जाते हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग एज वेल, आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, खेलोगे कूदोगे बनोगे वक्त गवार, है ना, ऐसे लोग जो है वो बोलते हैं। बट वो उस परसेप्शन को हमें चेंज करने की जरूरत है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। टू द एब्सेंस ऑफ सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, ध्यान से सिस्टमैटिक तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इस इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है और उसको हम बाहर कैसे लेकर आ सकते हैं। स्पोर्ट टीचर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, उनको ट्रेन करना चाहिए कि वो नेचुरल एबिलिटीज जो है उस बच्चे के अंदर, उसको फॉर्मेटिव ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में ही उसको पहचान ले। इससे क्या होगा, फाउंडेशनल स्किल्स जल्दी ही बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेस वेरियस स्पोर्ट्स में वो जो बच्चा है वो हासिल कर पाएगा। मोर ओवर इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू डिसिप्लिन, अब अपने व्यूज यहाँ पे आप बता रहे हो कि क्या क्या किया जा सकता है। मोर ओवर इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू डिसिप्लिन, आप उनको सिखाओ डिसिप्लिन में रहना, टीम वर्क करना, स्पोर्ट्समैनशिप करना, ये पॉइंट्स में मेंशन था ना वहाँ पे। फ्रॉम एन अर्ली एज, स्टार्टिंग से ही उनको सिखाओ, विल क्रिएट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डेडिकेशन इन स्पोर्ट्स। इससे क्या होगा, वो बहुत डेडिकेटेडली यहाँ पे काम करेंगे, उनके अंदर ये जो भावना है ना स्पोर्ट्स को लेकर वो आ जाएगी, रिस्पेक्ट की। ग्रूमिंग यंग एथलीट्स इज वाइटल फॉर क्रिएटिंग अ लार्जर पूल ऑफ स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन हु कैन रिप्रेजेंट द नेशन एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को अच्छे से ट्रेन करें जो आने वाले समय में हमें जाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स जो अगर लिए जाएंगे तो ना सिर्फ ये विल नॉट ओनली एनहांस परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी करेंगे ही करेंगे, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन नेशनल प्राइड, जो देश का जो गर्व है उसको और आगे बढ़ाएंगे। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज, ये वाली लाइन भी आप कॉपी कर सकते हो, बीच में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको चेंज कर देना, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी कॉपी की जा सकती है। आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक स्टेप्स टू प्रमोट अर्ली टैलेंट स्पॉटिंग एंड ग्रूमिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। तो यानी मुझे उम्मीद है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो इस चीज पे कुछ स्टेप्स लेंगी और वो प्रमोट करेंगी टैलेंट स्पॉटिंग को, टैलेंट को पहचानने की कोशिश करेंगी, और जो ग्रूमिंग प्रोग्राम्स है स्कूल्स में या फिर कम्युनिटीज के अंदर उनको रन करेंगी। लास्ट में क्या लिख दिया, योर्स फेथफुली, जो फॉर्मल वे में लिखने का तरीका होता है, और अपना नाम लास्ट में मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से जो लेटर है, लेटर टू एडिटर, वो लिखा जाता है। मैंने आपको फर्स्ट वाला लेटर इसलिए इतना ज्यादा डिटेल के अंदर समझाया ताकि आप जब एग्जाम में लिखने जाओ तो आपको पता हो कहाँ पे कौन सी चीजें लिखनी होती है एंड कौन सी ऐसी लाइंस है जिनको हम फिक्स्ड रख सकते हैं और हर बार वो आपको हर लेटर में काम आएंगी ही आएंगी लिखते वक्त, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट लाइन होती है, बॉडी की थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये आप रेपिडेटली यूज कर सकते हो बाकी सारे लेटर्स में, जस्ट आपको आगे का जो सब्जेक्ट है उसको बदलते रहना है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यू आर कीर्ति या केशव ऑफ 7 MG रोड झांसी, यू ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स हु कम ऑन अ one-day picnic to public parks leave plastic bottles and cans littered all over the park. You are disturbed by the sight of this and write a letter to the editor of a national daily suggesting ways to inculcate civic sense among students. तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर कैसे हम inculcate करें जो civic sense होता है उनके अंदर कैसे लेकर आए। You may use some of the cues given along with your own ideas to draft the letter. तो ये वाले जो cues दिए इनको यूज कर सकते हैं, अपने आइडियाज को भी यूज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके घर के पास में एक पार्क है, पब्लिक पार्क है, वहां पे बच्चे कई बार वन-डे पिकनिक को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं एंड वहां पे आकर कूड़ा कचरा फैलाकर चले जाते हैं, लाइक कैंस फेंक देते हैं, जितने भी प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होती है वहीं छोड़ के ही चले जाते हैं। जब आप ये चीजें देखते हो तो आपको बहुत डिस्टर्ब फील होता है, बुरा लगता है, और आपको लगता है कि बच्चों के अंदर ना हमें इनकलकेट करने की जरूरत है, बच्चों के अंदर हमें उनको सिखाने की जरूरत है सिविक सेंस के बारे में, कि कैसे आपको अपना जो भी गार्बेज है या फिर जो भी थ्रोड अवे आइटम्स है उनको आपको अपने बैग के अंदर रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, ये गलत है। तो ये सारी चीजें उनको सिखानी है। तो क्या तरीके हो सकते हैं उनको सिखाने का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ओके। तो क्यू बॉक्स क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड सोशल एंड स्कूल इन इंकलकेटिंग सिविक सेंस। तो स्कूल और पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चों को सिविक सेंस सिखाने में, ये बता सकते हो। वेज टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स, बच्चों को समझाना है, कैसे समझाना है,
उनको कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करें, उनको सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करें, डेमोन्स्ट्रेट सिविक बिहेवियर इन डेली रूटीन के अंदर उनके ये सारी चीजें शामिल करें, जिसमें वो सीखें बिहेव कैसे करना चाहिए हमें सोशली। जैसे जैसे हम बच्चों को स्टार्टिंग से नर्चर करते हुए चलते हैं, वो सारी हैबिट्स उनके अंदर फीड हो जाती हैं और वो आगे जाकर भी हमें देखने को मिलती है उनके एक्शंस के अंदर। तो सबसे पहले आंसर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सेंडर्स एड्रेस गिवन है, उसके बाद डेट लिखी है, उसके बाद द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें बिल्कुल फिक्स है। ये है फॉर्मेट, और ये अगर आप याद कर लेते हो ना, तो बस आपको जैसा क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज करनी है और लिखना है। तो फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए बिल्कुल स्किप मत करना इसको। उसके बाद सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताओगे सब्जेक्ट के बारे में, कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है इस पूरे लेटर का, वो क्या है? इनकलकेटिंग सिविक सेंस अमंग स्टूडेंट्स, की बच्चों के अंदर हम सिविक सेंस जो है वो लेकर आना चाहते हैं। सर या मैडम में से कुछ भी लिख सकते हो, सर लिख दिया आपने जैसे, तो उसके बाद यहाँ से ऐसे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अ वेरी गुड लाइन टू स्टार्ट, और साथ में इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग लिटर इन पब्लिक पार्क्स, स्पेशली आफ्टर स्टूडेंट्स विजिट फॉर वन डे पिकनिक्स. Plastic bottles, cans, and other waste are often left behind, reflecting a lack of civic sense among young visitors. तो अब यहाँ पे आपने क्या बोला कि मैं इस कंसर्न को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ ये लेटर लिखने के दौरान, कि पब्लिक पार्क होते हैं जो स्पेशली, उसके अंदर बच्चे जब आते हैं वन डे पिकनिक के लिए, तो वो प्लास्टिक बॉटल, कैन और वेस्ट वगैरह यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है। अब यहाँ पे आप शुरू करोगे ये बताना कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे बच्चों के अंदर ये जो हैबिट्स हैं उनको फीड कर सकते हैं ताकि वो सीख जाए। तो एक बार फटाफट से रीड करेंगे इसको। Okay, so parents and schools play a crucial role in shaping the behavior of children. By emphasizing civic responsibilities at home, in classrooms, children can learn the importance of keeping public spaces clean. Schools can organize awareness programs, workshops, and activities that highlight environmental and social responsibility. Students can also be sensitized by involving them in community projects such as park cleanups, tree plantation drives, waste management initiatives. Demonstrating civic behavior in daily routines such as proper disposal of waste and respect for public property can motivate students to adopt similar habits. तो पेरेंट्स और जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के अंदर ये सारी हैबिट्स लाने में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। मतलब उनको समझाएं कि उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक नागरिक होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर जो बच्चे हैं वो काफी सारी चीजें सीखते हैं, उनको बताएं कि पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और स्कूल ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा सकते हैं जिसमें एनवायरमेंट या सोसाइटी से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए। स्टूडेंट्स और उनको सेंसिटाइज भी किया जा सकता है किस बात को लेकर कि हम उनके अंदर जो उनको प्रोवाइड करें, ऐसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करें, जैसे कि पार्क क्लीनअप हो रहा है तो उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, ट्री प्लांटेशन ड्राइव चल रही है तो बच्चों से बोले कि पेड़ लगाओ, उनको उसके फायदे बताएं, वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स करें। तो इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर सिविक बिहेवियर आने लग जाएगा, डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा। और उनको सिखाएं हम डेली रूटीन में कि कैसे हमें वेस्ट का डिस्पोजल सही जगह पे करना चाहिए, कहाँ पे वेट वेस्ट जाएगा, कहाँ पे ड्राई वेस्ट जाएगा, ये सारी चीजें बताएं। और पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है ये भी समझाएं। तो इससे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं इन सिमिलर हैबिट्स के लिए। ठीक है, लास्ट में कॉन्क्लूसिव पैराग्राफ के अंदर क्या लिखोगे, इट इज इम्पेरेटिव दैट बोथ एजुकेटर्स एंड गार्डियंस एक्टिवली गाइड द यंगर जनरेशन टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि एजुकेटर्स और गार्डियंस ही होते हैं जो यंगर जनरेशन को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखा सकते हैं। ओनली थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट्स, अगर हम लगातार ऐसे प्रयास करते रहें तो ही हमें क्लीनर, ग्रीनर और जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो देखने को मिलेंगे, तभी साफ सफाई हम अपने आसपास देख पाएंगे, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। योर्स फेथफुली केशव, जो भी नाम गिवन था वो यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में पूछा गया क्वेश्चन वेरी डिटेल में बताया। उसके बाद मैंने दूसरा जो क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में पूछा गया था उसको भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट क्या है। टॉपिक्स देखो बदलते रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलने वाला है आपको कि जो टॉपिक्स हैं वो एग्जैक्टली रिपीट हो जाए, क्योंकि ये सब खेल है फॉर्मेट का। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप आराम से कोई सा भी टॉपिक आ जाएगा उसमें आंसर करके आ जाओगे। ठीक है। तो अब आगे की जो लास्ट ईयर फिर उसके बाद के जो जितने भी हैं क्वेश्चंस उनको बहुत डिटेल में ना पढ़ने की जगह हमारा जो फोकस है वो किस पे रहेगा कि हम फॉर्मेट को समझें। ठीक है। और उसको कॉपी करें, उसको हम कॉपी पेस्ट करना सीखें दूसरे हमारे क्वेश्चंस में जो हमसे पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड। अब ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के अंदर पूछा गया है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, मतलब जब हमें पता चलता है कि हम अपने फाइनेंसेस को अपने अपने बजट को कैसे मेंटेन करके चले, इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्रूशियल 21st सेंचुरी स्किल फॉर यंग इंडिविजुअल्स। Write a letter to the editor of a local daily discussing the benefits of providing financial literacy to education to children। तो मतलब बच्चों को सिखाना चाहिए, यहाँ पे लेटर लिखना है आपको इस बात पे कि क्या फायदे हैं अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को छोटे पर से ही सिखाना शुरू कर देते हैं तो, और उनकी एजुकेशन का अगर एक पार्ट बना देते हैं तो सब्जेक्ट मिल गया आपको। ऑल्सो यहाँ पे कुछ इफेक्टिव वेज को भी सजेस्ट करना है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एजुकेशन अमंग पेरेंट्स एंड गार्डियंस, की गार्डियंस भी अगर इस बात को समझेंगे तो भी बहुत उनके लिए अच्छा रहेगा। यू मे यूज सम ऑफ द गिवन क्यूज, जो क्यू बॉक्स आगे दिया गया उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू आर अ काउंसलर, आप एक काउंसलर है, आपका एड्रेस ये है। ठीक है। ओके तो ये रहा यहाँ पे जो क्यू बॉक्स की व्हाट आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सीखते हैं, क्या होगा इससे, वाई इज अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ फाइनेंस इज बेनिफिशियल फॉर यंग लर्नर्स। यानी जब बच्चे समझेंगे इस बात को कि कितना ज्यादा ताकत है अगर हम फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं इस बात में, तो कैसे उनको फायदा पहुंचेगा, और कौन सी ऐसी स्किल्स होंगी जो उनको रिक्वायर्ड होंगी चाइल्डहुड के दौरान जिससे कि ये उनके दिमाग में एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। एवरीथिंग इज सेम, सेंडर एड्रेस एंड डेट, उसके बाद द लेटर टू एडिटर लिख दिया, सब्जेक्ट भी मेंशन कर देना। ठीक है। आप इसके बाद भी सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, इसके पहले भी सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्टार्टिंग के लाइंस आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। बता दिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो सिर्फ बच्चों को ही हेल्प नहीं करती है बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी उनको, बचपन में ही हेल्प नहीं करेगी, उनको बताएगी कि बजट का इंपॉर्टेंस क्या है, सेविंग, और उनको इन्फॉर्म करेगी उनकी चॉइसेस के बारे में। ठीक है। ये स्किल्स बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखा देनी चाहिए ताकि वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करे। अगर आप इस बारे में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी ये बातें। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी वर्कशॉप के अंदर, सेमिनार्स के अंदर लेकर जाएं जहां पे स्कूल ऐसी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जो कम्युनिटी के इवेंट्स है उसके अंदर भी उनको पार्टिसिपेट करवाने की कोशिश करें ताकि वो समझे कि फाइनेंशियल नॉलेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे योर्स फेथफुली लिखने के बाद। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में भी पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से पढ़ते हैं। ओके तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, an increase in the number of vehicles on the road has increased instances of ट्रैफिक स्नॉल्स, रोड रेज एंड एक्सीडेंट। तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जब नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो उससे रोड रेज, एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक स्नॉल्स ये सब देखने को मिल रहा है। तो आप इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो, आप लेटर टू एडिटर लिखो यहाँ पे और सजेशन प्रोवाइड करो कि कैसे ऐसे सिचुएशंस को मैनेज किया जा सकता है। एड्रेस देखो यहाँ पे नहीं गिवन है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको खुद से ही यहाँ पे एड्रेस कोई सा भी लिखना होगा रैंडम। रीजन और सजेशन दोनों ही बता देंगे क्या कारण हो सकते हैं कि रोड रेज हमें देखने को मिल रही है, लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या कारण है। सजेशंस दे सकते हो कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इन पॉइंट्स को आप जब लिखते वक्त लेटर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ फॉर्मेट आपको पता है, सेंडर एड्रेस, डेट एंड फिर रिसीवर एड्रेस, उसके बाद हमने सब्जेक्ट मेंशन करके और सर नाम जो भी लिखना है वो लिख दिया। ठीक है। उसके बाद इन्हीं सारे पॉइंट्स को देखो हमने इंक्लूड कर रखा है कि ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, और जो पीक आवर्स है उसके अंदर तो हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होनी चाहिए ट्रैफिक लॉज की ताकि लोग समझें, उनके अंदर अवेयरनेस भी आनी चाहिए, एजुकेट करें हम उनको पब्लिक सेफ्टी के बारे में, पब्लिक रोड सेफ्टी के बारे में, तो वो समझेंगे। ठीक है। लास्ट में फिर आप योर्स फेथफुली लिख देंगे और
अपना नाम मेंशन कर देंगे। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यू आर अनिमेश या अनिशा, आप अनिमेश या अमीशा है और आप प्रेसिडेंट है अंबरनाथ मोमपुर के, कोई जगह होगी वहां के। तो वाइल वॉकिंग यू सी अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन डेब्री डम्प्ड ऑन द रोड साइड, क्लीनिंग द फुटपाथ एंड क्रिएटिंग गार्बेज डंप्स। तो हो क्या रहा है, आपने रास्ते से जब आप जा रहे थे तो आपने देखा कि जो फुटपाथ होते हैं उनके आसपास इतना सारा कचरा जो है, जो डेब्री वर्ड का मतलब होता है मलबा जो होता है, कचरा जो होता है, वो भरा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा कंसर्न सिटीजन है, यू डिसाइड टू राइट अ लेटर। आपने सोचा कि आप एक नेशनल डेली, देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम नहीं गिवन है, तो जो भी न्यूज़पेपर का दिमाग में आपके नाम आए, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस, जिस भी न्यूज़पेपर का नाम आपके माइंड में आता है आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। मेक श्योर इट इज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर का ही पार्ट हो। शेयरिंग योर कंसर्न फॉर द इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ बिल्डर्स, बताना है आपको कि बिल्डर्स कैसे ध्यान नहीं रखते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो जितना भी मलबा होता है उसको रोड पे ही फेंक देते हैं। इसकी वजह से लोगों की लाइफ को, हेल्थ को कितना ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है और बैरियर भी क्रिएट करता है ये पाथ में। मतलब चलते वक्त आप कैसे चलोगे जब रास्ते में इतना सारा ये सब डेब्री वगैरह पड़ा होगा तो, ठीक है। इस क्यू बॉक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, कॉज, इस कारण क्या है, कोई देखने वाला नहीं है भाई, और कैन गेट अवे विद इनरेगुलरिटीज, क्या हो रहा है कि कोई है ही नहीं सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए। सजेशन दे दिया कि क्या कौन कौन एक्शन ले सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्शन ले, स्ट्रिक्ट लॉज बनाई जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, ठीक है। एड्रेस वगैरह मेंशन करना है, फॉर्मेट वही है जैसा आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ से जो स्टार्टिंग की लाइंस है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, बस आपको जो अंदर का पार्ट है, जो टॉपिक्स है वो चेंज कर देना है। इसको मैं आप बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि टॉपिक्स एग्जैक्टली सेम आते नहीं है कभी भी। जो मेन जो चीज है जो हर लेटर के अंदर काम आएगी वो है फॉर्मेट, वो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है, जो मेन मोटिव था मेरा। सीबीएसई 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि एक सर्वे ने रिवील किया है कि दैट द एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट बोथ यंग और ओल्ड, चाहे वो बूढ़े लोग हो चाहे जवान लोग हो, हर किसी को एडवर्टीजमेंट से, मतलब जो प्रचार होता है टीवी वगैरह पे, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। दे आर ल्यूड बाय द डिस्काउंटेड प्राइसेस, जब बात आ रही होती है 50% 70% ऑफ, तो दे आर ल्यूड, मतलब वो लोग एकदम ललचा जाते हैं इस बात को सुनकर और वो खरीदने का सोच लेते हैं। तो एक लेटर टू एडिटर लिखना है आपको कि कैसे जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो कई बार कंज्यूमर्स को, यानी जनता को मूर्ख बनाते हैं और मिसलीड करते हैं, और कुछ मतलब यहाँ पे उनको आपको सजेस्ट भी करना है कि कैसे वो लोग ध्यान रखें डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। और अपना नाम यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं दोनों में से। तो क्यू बॉक्स का यूज कर सकते हैं कि आप ध्यान से एडवर्टीजमेंट को पढ़े, इनएक्यूरेट फैक्ट्स जो है उनकी तरफ ध्यान दें, एग्जैजरेटेड जो फीचर्स होते हैं बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि 70% ऑफ 90% ऑफ, तो एग्जैक्टली है कितना ऑफ वो देखना। हैवी डिस्काउंट्स हमेशा मतलब अच्छे नहीं होते हैं, कभी कभी स्कैम्स भी होते हैं, तो इन बारे में समझना। अनप्रूवन वैल्यूज प्रमोट प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रैक्ट विद विजुअल्स, कि वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे चित्र बना के हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर्मेट, उसके बाद क्या है कि बता दिया कि ज्यादातर एजेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है, एडवर्टीजमेंट को कई बार बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, अनप्रूवन क्लेम्स किए जाते हैं, हैवी डिस्काउंट दिखाकर, जो कि शायद इतना सच भी ना हो फिर भी दिखाकर जो व्यूअर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जरूरी ये है कि हम डिसीजंस जब भी लें तो बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजंस होने चाहिए हमारे, बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के हम कुछ भी करें तो लें। प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं इंडिपेंडेंट रिव्यू और रेटिंग्स के बारे में, उसको हम डबल चेक करें, वेरीफाई करें। कई बार वो जो रिव्यूज होते हैं वो खरीदे हुए होते हैं। आजकल आप देखते हो ना, स्पॉन्सरशिप बोलते हैं हम उसको आज की मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर, तो उसी चीज की बात करी जा रही है यहाँ पे। आगे फिर लास्ट में आप मेंशन कर सकते हो कि कंज्यूमर्स को ध्यान से जो चीजें हैं वो परचेज करनी चाहिए। सेकंड जो पार्ट है हमारे लेटर का वो है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हमने देखा लेटर टू एडिटर, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर। अब आगे वाला जो पार्ट है जो है जॉब एप्लीकेशन, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो होता क्या है जॉब एप्लीकेशन के अंदर, कि आपने कोई जॉब की वैकेंसी देखी किसी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी मैगजीन के अंदर, सो यू डिसाइडेड टू अप्लाई, तो आपने डिसाइड किया कि आप अप्लाई करोगे। तो इसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और साथ में आप अपना बायोडेटा जो भी होता है उसको अटैच करते हो। बायोडेटा के अंदर सारी आपकी डिटेल्स होती है, योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर एज, विच सिटी यू बिलोंग टू, लैंग्वेजेस नोन, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में पूछा गया, यू आर लक्ष्मी कपूर फ्रॉम 51A सेकेंड फ्लोर शालीमार विहार दिल्ली। तो आपका एड्रेस बता दिया गया। यू हैव कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, आपने एक
प्रचार एडवर्टीजमेंट देखा था डार्बी निको के अंदर कि एक पोस्ट निकली है जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की लीडिंग मार्केटिंग फर्म के अंदर। तो आपको एक लेटर लिखना है यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को इस दिखाते हुए इस पोजीशन के लिए, साथ में आप अपना बायोडेटा देना ना भूलें। तो इस तरीके से ये जो एडवर्टीजमेंट है एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर हमें दिया जाता है, इसको पढ़ने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हम लेटर के अंदर क्या लिखने वाले हैं। तो जो लेटर्स होते हैं ना उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है बेटा कि उनके क्वेश्चन में से ही हमें इतना सारा कंटेंट मिल जाता है कि लिखते वक्त सोचना ही नहीं पड़ता है कि हम कहाँ से क्या लिखें। ऐसी लाइंस यहाँ पे गिवन होती है जो एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट वहां पे कर सकते हो। ज्वाइन द ट्रेंड सेटर डिजिटल एजेंसी, वी आर अ लीडिंग मार्केटिंग फर्म लुकिंग फॉर डायनेमिक इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे उनका एडवर्टीजमेंट है कंपनी वालों का, और वो कह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल वाले इंसान को, और जो कि अंडरस्टैंडिंग जिसके अंदर हो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर और अच्छे तरीके से टीम के साथ काम कर पाए, एक ऐसे इंसान को हम ढूंढ रहे हैं। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है, तो आपकी बायोडेटा के अंदर सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन होनी चाहिए कि उसने मार्केटिंग में ग्रेजुएशन करी हो, कम्युनिकेशन या किसी रिलेटेड फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन करी हो। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, मतलब फ्रेशर्स भी अलाउड है, बट अगर पहले से कोई एक्सपोजर रहा होगा या फिर कभी कोई उसने इंटर्नशिप वगैरह करी होगी तो बहुत अच्छी बात है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को अपने रिज्यूमे के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे जो नंबर वगैरह है वो दे रखा है। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना, दिस इज योर रिसीवर एड्रेस। जब आप लेटर लिख रहे होगे तो वहां पे रिसीवर एड्रेस का काम यही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे, फिर डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। अब वहां पे द एडिटर लिखते थे हम, यहाँ पे जिसको भी लेटर लिख रहे हैं तो जो भी वहां पे बताया गया क्वेश्चन के अंदर मैनेजर को लिखना है या किसको लिखना है तो वो चीज यहाँ हम मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हर समय सेम रहेगी ये चीज, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लाइन हमेशा सेम रहेगी, आगे जो पोस्ट दी गई है वो बस बदल जाएगी। सर या मैम लिखकर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफ जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बता दिया कि आपकी कंपनी के अंदर ये एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है और मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। आई हैव रिसेंटली बताया जो बायोडेटा के अंदर है उन डिटेल्स को थोड़ा सा सेंटेंसेस के फॉर्म में बता दिया कि मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है अपनी मार्केटिंग में एंड मेरे पास अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंट है, अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, और मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं टीम के साथ इफेक्टिवली काम कर सकती हूँ। आई हैव नो फॉर्मल वर्क एक्सपीरियंस, हालांकि मेरे पास कोई फॉर्मल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मैं एक फ्रेशर हूँ, बट फिर भी मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है जो इंटर्नशिप से, मैंने आपको बताया था ना, तो इंटर्नशिप से इसने गेन किया है और ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे मैंने गेन किया। तो आई एनक्लोज ये वाली लाइन हमेशा सेम रहेगी, ये चीज जो है वो हमेशा कॉपी पेस्ट कर देना। आई एनक्लोज माई डिटेल्ड बायोडेटा फॉर योर कंसिडरेशन, मैं यहाँ पे अपने बायोडेटा को ऐड कर रही हूँ फॉर योर कंसिडरेशन ताकि आप देख सके। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये जो लास्ट का कॉन्क्लूसिव पैराग्राफ है ना, इसको आपको कुछ नहीं करना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है, एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके आना है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में मेंशन कर दिया थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, बस नाम चेंज कर देना और कुछ नहीं। अंदर की डिटेल्स बहुत ही कम लिखनी होती है, तो इसीलिए ज्यादातर हमें प्रेफर करना चाहिए, जब भी हमेशा ही आती है वैसे तो चॉइस, तो जब भी आपको चॉइस देखने को मिल जाए लेटर टू एडिटर लिखना है या जॉब एप्लीकेशन लिखना है, तो जॉब एप्लीकेशन देखने में तो बड़ा लगता है बट बहुत इजी फॉर्मेट इसका होता है। अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से याद कर लिया ना तो आपको 10 वैसे सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। बायोडेटा के अंदर यहाँ पे क्या क्या मेंशन करोगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन एंड ईमेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग, वही सेम मैच कर रही है ना। स्किल्स क्या क्या पूछी गई थी वहां पे एडवर्टीजमेंट पे, सेम मेंशन कर दी। एक्सपीरियंस नहीं है बट एक्सपोजर है इंटर्नशिप वगैरह में। लैंग्वेजेस बता दी, हॉबीज बता दी, रेफरेंसेस बता दिए। ठीक है, कि अगर आप मांगते हैं रेफरेंसेस का वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति उस कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है और मैं उसको जानती हूँ तो उसने मुझे बताया था इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जो कंपनीज है उनका ट्रस्ट बन जाता है उस कैंडिडेट के ऊपर, तो इस केस में यहाँ पे रेफरेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 में पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर राधिका या राकेश ऑफ 43 GN कॉलोनी कोचिन। आपने एडवर्टीजमेंट को पढ़ा और आपने सोचा है कि आप
इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो तो एक जॉब एप्लीकेशन लिखो बायोडेटा के साथ। तो ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना है और ये सारी चीजें क्वालिफिकेशन उठा के कॉपी पेस्ट बायोडेटा में, स्किल्स रिक्वायर्ड स्किल्स में कॉपी पेस्ट हो जाएगी, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में कॉपी पेस्ट कर देना, और किसको लिखना है यहाँ पे द मैनेजर को, और जो एड्रेस है वो ये पूरा पार्ट जो है वो रिसीवर में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। सब्जेक्ट लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सर या मैडम लिखकर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये वाली लाइन सेम रहती है, बस जो फर्म है उसका नाम चेंज हो जाता है। आई होल्ड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग, जो पूछी गई है वही बतानी है। आई पोजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन इंटरपर्सनल स्किल्स, जो पूछी गई स्किल्स वही बतानी है। अलॉन्ग विद प्रोफिशिएंसी इन सॉफ्टवेयर एंड डेटा एनालिसिस आई हैव ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, डिटेल 2 साल बोला था 2 साल बता दिया। और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगी, आई एनक्लोज माय डिटेल्ड बायोडेटा फॉर कंसिडरेशन एंड होप टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर ऑर्गेनाइजेशन। कोई से भी लास्ट की लाइन याद कर लेना, जो अच्छी लगे वही कॉपी पेस्ट करते रहना हर जॉब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये भी चीजें सेम है, आपको बता दी। बायोडेटा में डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन कर दी, उसके बाद एक्सपीरियंस, स्किल्स, लैंग्वेजेस नोन, ये सब चीजें आप वहां पे मेंशन कर देंगे। ओके तो ऐसे ही क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 से 25 में जो पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, आपने एडवर्टीजमेंट को रीड किया था और जो पोस्ट के लिए निकला हुआ था, ठीक है। तो क्या है पोस्ट, ज्वाइन अवर क्रिएटिव टीम, अ रिनोन्ड पब्लिशिंग हाउस इन शिलोंग, पब्लिशिंग हाउस है कोई, तो इज सीकिंग अ टैलेंटेड इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर समझते हो, जो छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाना जानता है बुक्स के अंदर, यूजुअली चिल्ड्रन बुक के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसके लिए स्टोरी टेलर बुक्स जो होती हैं उनके लिए ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, और उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक इलस्ट्रेटर को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स मेंशन कर दी है, इससे ही सारी मैच करती हुई डिटेल्स जो है वो यहाँ एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगी, और एग्जैक्टली क्वालिफिकेशंस और बाकी की जितनी भी चीजें हैं, क्वालिफिकेशंस हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गई, वो सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा बायोडेटा के अंदर। तो इसको एक्सप्लेन करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं। आई होप अब आपको एक बात तो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए राइटिंग स्किल को पढ़ते वक्त वो है फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि आप आराम से लिखना उसको सीख जाओ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट जो फॉर्मेट है वो हर जगह सेम रहेगा। सीबीएसई 2024 में भी सेम तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यू सॉ द गिवन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, आपने एक न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देखा और आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, जो पोजीशन निकली है उस पर, तो एक लेटर लिखना है इंडिया हेल्पटेल कंपनी को अपने बायोडेटा के साथ। तो अब देखते हैं जरा एडवर्टीजमेंट किस चीज के लिए निकला है। मैनेजमेंट ट्रेनीज रिक्वायर्ड, तो मैनेजमेंट ट्रेनीज चाहिए इनको, इंडिया हेल्पटेल कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या चीजें इनको चाहिए उस कैंडिडेट के अंदर वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया। तो आप सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे, रिसीवर एड्रेस लिख देंगे, एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और फिर उसके बाद स्टार्टिंग की लाइन वैसे ही रहेंगी। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन एडवर्टीज बाय योर कंपनी। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वेयर आई गेन, बता देना है कहाँ कहाँ से आपने मार्केटिंग में MBA किया है और आपने क्या क्या स्किल्स जो है वो गेन करी वहां पे। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, 3-4 स्किल्स ऐसी होती हैं जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, और टीम मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं वो अच्छी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप विद अ रेप्यूटेड लॉजिस्टिक फर्म, मैंने इंटर्नशिप एक काफी अच्छी जानी पहचानी फर्म के अंदर करी थी, जिससे काफी अच्छा एक्सपोजर मुझे मिला, ये सब मेंशन कर दिया। और लास्ट की लाइन, आई बिलीव आई कैन इफेक्टिवली मैनेज टास्क एंड ब्रिंग इनोवेटिव आइडियाज टू द टीम। आई हैव एनक्लोज माय CV, करिकुलम वीटे इसको बोलते हैं, तो CV लिख लो या फिर बायोडेटा लिख लो या रिज्यूमे लिख लो, जो लिखना है वो लिखो, बस लिख के आना है। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई एप्लीकेशन फर्दर, तो मैं इस बात के लिए आगे डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। बायोडेटा के अंदर सेम मैचिंग डिटेल्स वही प्रेजेंट होंगी जो हमने पहले देखी थी, ठीक है। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस को भी एक बार जस्ट हम देख लेते हैं। यू विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ, जो पोजीशन निकली हुई है यहाँ पे उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या पोजीशन निकली हुई है देखते हैं। इंटर्न्स चाहिए इनको और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स चाहिए। तो पोजीशन क्या है, HR, इनको रिक्रूटमेंट इंटर्न जो है वो चाहिए, सारी डिटेल्स मेंशन कर दी है। फॉर्मेट आपको याद हो चुका है अब ऑलरेडी, और इसके बॉडी की जो डिटेल्स है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बदल देंगे, ठीक है। तो ये सब आपको जो हॉबीज वगैरह हैं या रेफरेंसेस हैं, ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं बायोडेटा के अंदर जो लिखे जाते हैं, इनको भी आपको लर्न कर ही लेना चाहिए अच्छी तरीके से। अब एक और बोला गया है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है
किसके लिए? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं जरा। इंडिया बुक हाउस रिक्वायर्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। क्वालिफिकेशन बता दी, जॉब रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब जो सेंडर एड्रेस है, डेट है, रिसीवर एड्रेस है वो लिख दिया, और पोस्ट बदल देंगे, जो पोस्ट बोली गई है वो लिख देंगे। फिर स्टार्टिंग की लाइन सेम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बोला गया है वो मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन सी स्किल्स आपके पास प्रेजेंट है वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। बायोडेटा के अंदर आप फिर वही सारी की सारी डिटेल्स देंगे। एक बात और हमेशा याद रखना, कोशिश करना कि बायोडेटा आपका पूरा, जैसे शीट होती है तो वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो जो शीट है उसमें एक ही शीट के अंदर आपका बायोडेटा आ जाए और वो एक बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या किया, दो जो हमारे राइटिंग स्किल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन, जिन दोनों के बीच में ही चॉइस आती है बट अच्छा खासा वेटेज होल्ड करते हैं, इन दोनों को ही हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नाउ चॉइस इज योर्स कि आप कौन सा जो टॉपिक है वो एग्जाम में करना प्रेफर करेंगे। बट अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जॉब एप्लीकेशन की तरफ ज्यादा जाएं। अगर आपने अच्छे से फॉर्मेट क्योंकि जॉब एप्लीकेशन का याद कर लिया है तो वहां पे बहुत कम चांसेस है कि आपकी गलती कुछ भी होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जिसमें हम आगे के राइटिंग स्किल्स के पार्ट को कर रहे होंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।